एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। और पिछली दो वीडियो में प्यारे बच्चों आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से कर लिया है, और आज की क्लास में हम इन सभी कॉन्सेप्ट, सभी एग्जांपल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, उन सबको रिवीजन करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। तो चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि प्रमेय 1.1 क्या कहती है। आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में जो है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। प्रमेय 1.1 है। So every composite number can be expressed as the product of prime numbers, and this factorization is unique regardless of the sequence of prime factors it is called। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि 12 को हमने क्या लिख दिया। 12 को हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं 2 into 2 into 3, और सिमिलरली 100 को हमने लिख दिया 2 into 2 into 5 into 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बच्चों, 12 अपने आप में क्या, 12 अपने आप में एक भाज्य संख्या है। और इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हमने लिख दिया है 2, जो कि अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है। 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है। और 100 की बात की जाए तो आप 100 को देख सकते हैं कि एक 100 अपने आप में एक भाज्य संख्या है, और इस भाज्य संख्या को हमने फिर से लिख दिया है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर बात की जाए एलसीएम एंड एचसीएफ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले बात की जाए एचसीएफ और एलसीएम क्या है। देखिएगा एचसीएफ क्या हमने सीखा था कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो रहता है, वो आप क्या कहते हैं, उसको एचसीएफ कहते हैं। और जहाँ तक बात की जाए एलसीएम की, एलसीएम क्या था प्यारे बच्चों, संख्याओं से संबंधित अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमारा एलसीएम था। एग्जाम्पल की अगली अगर हम 96 ले लेते हैं तो उसको हम क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है 2 की घात 5 इंटू में 3। और वन मोर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 404 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर बनाएं तो उसको क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 2 इंटू 101। ओके, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या रहने वाला है, एचसीएफ क्या है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यानी यहाँ पर देखिएगा 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है। ओके, अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन छोटी घात किस कौन सी है, 2 की घात 2। तो यहाँ पर जो एचसीएफ बनेगा आपका, ओके, यहाँ पर जो एचसीएफ आपका क्या बनने वाला है, दैट इज 2 की घात 2, दैट इज 4। ओके, और बात की जाए यहाँ पर एलसीएम की, एलसीएम क्या कह रहा है कि संख्याओं से संबंधित अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी यहाँ पर जितने भी गुणनखंड बने हैं 96 के जो बने हैं और 4 के बने हैं, तो जितने भी यहाँ पर बने उनमें क्या लेना है, सबसे बड़ी घात को हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर अगर निकालें तो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट 2 की घात 5 इंटू में 3 वन टाइम ओनली, एंड 101 दैट इज वन टाइम, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो बात करते हैं अब यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले फिर से रिवीजन करते हैं कि मान लेते हैं कि ए और तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा, ए और बी का जो एलसीएम हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। ओके, और बात की जाए कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला की, अगर आपके पास जो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चनों में भी हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 1.2 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a स्क्वायर के वर्गमूल यानी a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक आपका पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 है अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और जो 2 है 36 यानी 6 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 मेरा क्या करेगा, 6 की स्क्वायर के वर्गमूल यानी 6 को भी विभाजित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रेम्य के आधार पर हम एक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए, वो हम बड़े आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रेम्य 1.3 की, और ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। और क्वेश्चन क्या है, आपने प्रूव करना है कि रूट 2 जो आपकी क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रूट 2 मेरा अपने आप में एक प्रिमेय संख्या है। अब देखिएगा,
अब रूट टू अगर प्रीमिय संख्या है तो आप बच्चे जानते हैं कि जो प्रीमिय संख्या होती है उसको पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि सर ये पी और क्यू क्या, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। प्यारे बच्चों, पी और क्यू क्या है आपके, पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर आपने लेनी है, और क्यू की वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अगर हम सपोज कीजिएगा हमने पी और क्यू पूर्णांक संख्या, पी की वैल्यू 7 ले ली है और क्यू को अगर हमने जीरो ले लिया है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। और नंबर थर्ड, पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, ये हम यहाँ पर लेके चलते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला इस क्वेश्चन का की पॉइंट है ये, इसी की बेस पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। दोनों और वर्क करने पर, किसका वर्क करना है, इक्वेशन 1 का। तो हम लिख लेते हैं एक बार इसको, रूट टू का आपने क्या कर दिया, वर्क कर दिया है, तो राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, सो स्क्वेयरिंग ऑन वी गेट 2 एंड दैट इज पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर। ओके, सो अगर हम इसको यूं इस प्रकार लिख दें कि मेरा जो क्यू स्क्वेयर है, ओके, क्यू स्क्वेयर मेरा क्या है, क्यू स्क्वेयर मेरा है पी स्क्वेयर ओवर 2 हो गया। ओके, सो हमने पढ़ा था अभी प्रेम में 1.2 की थी, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक प्राइम नंबर है और वो किसी पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी भाग करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू जो मेरा क्या कर रहा है, टू मेरा पी स्क्वेयर को विभाजित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टू मेरा क्या करेगा, टू मेरा पी को भी विभाजित करेगा। ओके, प्रेम में 1.2 यहाँ पर हमने यूज किया, टू पी को विभाजित करता है। इसको हमने नाम दे दिया है ए का। अब 2p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होना कि 2 के टेबल में p आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि 2 के टेबल में 18 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 को किसी न किसी नंबर यहाँ 9 लेंगे तो मुझे 18 मिल जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 2 p को विभाजित करता है, तो 2 को किसी न किसी नंबर मान लेते a हमने लिया, तो ये क्या कर रहा है, हमें p देता। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या हो अगर p का मान इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी, ये इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, लिख देते हैं कि p का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, ओके, 2 में हमने रखा तो क्या मिला प्यारे बच्चों, चलिएगा पुट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू पी इज व्हाट, 2a। ओके, p की वैल्यू हमने 2a रख दी है, डिवाइड बाय क्यू स्क्वेयर हो गया। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर। ओके, सो हल कर लेते हैं, 2 इज इक्वल टू दिस वन, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q स्क्वेयर मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज 4a स्क्वेयर। ओके, कैंसिल कर देंगे, 2 मेरा 4 को कैंसिल करेगा तो 2a स्क्वेयर मेरे पास क्यू स्क्वेयर आ चुका। ओके, हम क्या कहेंगे, मेरे पास क्या आ चुका है कि 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, और हम कहेंगे यहाँ से कि ए स्क्वेयर मेरा क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर की जो वैल्यू मेरी बनी है वो क्या बनी, क्यू स्क्वेयर ओवर 2 बन चुकी है। ओके, अब फिर से आपको पता है कि 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है जो कि क्यू स्क्वेयर को विभाजित करता है, तो प्रेम 1.2 क्या कहती है, उसको अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर ये लिख पाएंगे, अगर 2 एक प्राइम नंबर है जो कि क्यू स्क्वेयर को विभाजित करता है, तो 2 मेरा क्या करेगा, 2 मेरा क्यू को भी विभाजित करेगा। ओके, और इसको हम नाम देते हैं बी का। ए और बी से हमें क्या मिल रहा है, ए एंड बी से हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, ए और बी से अगर देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि 2 मेरा पी को भाग कर रहा है, 2 मेरा क्यू को भाग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होना कि 2 जो है कॉमन फैक्टर बन रहा है पी एंड क्यू के लिए। सो हम कह सकते हैं कि एंड बी से 2 मेरा क्या कर रहा है, पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, 2 मेरा पी और क्यू का एचसीएफ है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 हमने क्या लेकर चले, पॉइंट नंबर 3 में हमने लिया प्यारे बच्चों कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो 1 है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है कि पी और क्यू का एचसीएफ 2 है। तो अब ये तो बात कैसी होगी, कॉन्ट्रडिक्स बात हो रही है।
एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्योर क्या का HCF 1 है, और यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला है वो ये मिला कि प्योर क्या का HCF 2 है। ये सब क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने रूट टू को क्या मान लिया था, रूट टू को हमने एक परिमेय संख्या ले लिया था। ओके, तो अतः हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको क्लोज कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अतः हम ये कहेंगे कि यह हमारा, क्योंकि ये क्या आ गया, यह हमारे हमारे बिंदु नंबर 3 का क्या है, बिंदु नंबर 3 का विरोधाभास है। ओके, विरोधाभास है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा यह मानना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 1 नंबर के लिए एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, और जो भी आपको राइट आंसर लगता है फटाफट आप बता दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ऐसा क्यों है देखिएगा, 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 441 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 इंटू में 7 की घात 2। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 7 का घातांक, तो आप 7 की घातांक आप देख सकते हैं जो कि मेरा 2 बन रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 35, 20 एंड 15 का आपने एचसीएफ ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन ए है दैट इज 35, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 420, ऑप्शन डी है 5। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, दैट इज द 5। ये अब कैसे हुआ 5, कैसे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, 35, 20, 15 है। अब देखिए 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, और 20 को 2 इंटू 5, और 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 5 5 5 है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है आपका वो क्या बन जाएगा, दैट इज द 5। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। द एलसीएम ऑफ द smallest two digit composite number and the smallest composite number is ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 44। अब बात की जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, वो आपके पास 10 होती है। ओके, और बात की जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके पास 4 है, और आपको बताना है एलसीएम। ओके, सो एलसीएम बताना है तो हम क्या कहेंगे, 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5। ओके, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें चाहिएगा एलसीएम, और एलसीएम का आपको पता है, एलसीएम का निकालने का जो फार्मूला वो क्या होता है कि हमने देखने की ऑल फैक्टर्स यहाँ पर लेने और अधिकतम घात वाले लेने। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लेंगे और इंटू में 5 कर देंगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज 20। सो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, वो आपका हो जाएगा 20। 2024 के प्रैक्टिस पेपर में पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ जो है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या रहेगा। ऑप्शन ए आपके लिए है वो है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रैक्टिस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, वो 2 होगा। ऐसे कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 13, और बात की जाए 117 की, वो क्या हो सकता है, 3 इंटू 13। अब बात की जा रही है एचसीएफ। अब आपको पता है एचसीएफ में यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है, दैट इज 13। ओके, सो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो आपका क्या बन रहा है, 13 बन रहा है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर आप दोनों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर 65m-117 ये एचसीएफ का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि हमने 13 निकाल लिया। ओके, सो हल कर लेते हैं m के लिए। 65m आपका क्या हो जाएगा, 13 प्लस में 117 जो कि मेरा 130 हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू मेरी आ जाएगी 130 डिवाइड
60y दैट इज द 2। ओके, सो इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन फिफ्थ है, दो धनात्मक पूर्णांक है 5 और 20 के एलसीएम और एचसीएम में क्या संबंध होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। ऑप्शन सी है दैट इज एलसीएम इज लेस देन एचसीएफ। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, सो ABCD जो भी आपको राइट आंसर लगता है। देखिएगा, हमने किया है क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन किया आपने देखा होगा कि हमेशा मेरा एलसीएम क्या है, मेरा एलसीएम एचसीएफ से बड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। ओके, 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, 25 तथा 20 का एलसीएम आपको 100 दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। 2021 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है दैट इज 5। ओके, सो हमें यहाँ पर बताना क्या है, एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है, संख्याएं हमें दी हुई है। ओके, सो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। कैसे हुआ, हमें पता है कि दो संख्याएं ए और बी है, उनकी गुणा अगर करेंगे तो वो आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। और यहाँ से बात की जाए एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए इंटू बी ओवर एलसीएम। ओके, ए की वैल्यू क्या है 25 है। ओके, एंड बी की वैल्यू जो आपकी 20 है। ओके, एलसीएम व्हाट इज गिवन, एलसीएम दैट इज 100। ओके, सो फार्मूले पुट कर दिया है। 20 100 को कैंसिल करेगा, 5 5 कैंसिल करेगा 25 को, तो मेरे पास जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके पास है दैट इज 2 इंटू 104। ऑप्शन बी है दैट इज 109। ऑप्शन सी है दैट इज 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन डी है दैट 0.35 बार। ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है अप्रिमेय संख्या बताना। ओके, देखिएगा तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू में 2 दैट इज 4। तो 4 आपके पास क्या हो जाती है, प्रीमिय संख्या। रूट 9 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर देखिए, ये अपने आप में प्रीमिय संख्या, रूट 3 अपने आप में अप्रीमिय संख्या। और आपने पढ़ा है कि प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या का जो योगफल होता है वो भी अपने आप में एक अप्रीमिय संख्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि दर्शाइए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम इसे सिद्ध करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स के द्वारा। चलिएगा मान लेते हैं कि रूट 5 अपने आप में एक प्रीमिय संख्या है। अब रूट 5 को प्रीमिय संख्या मानेंगे तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं पी ओवर क्यू के रूप में, क्योंकि प्रीमिय संख्या हमने मान लिया। अब पी एंड क्यू के बारे में आप जो बातें हैं आपको पता है कि पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो 1 है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है, इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ओके, इक्वेशन 1 को हम क्या करें, अगर स्क्वायर कर दें, ओके स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 ओवर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ इसको लिखा जा सकता है, इसको नंबर 2 इक्वेशन का नाम देते हैं। ओके, हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो मुझे क्या मिला कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर और 5 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर फिर से हम वो प्रमेय 1.2 अप्लाई करेंगे कि 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और ये पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो प्रमेय हमें क्या कहती है 1.2 कि 5 मेरा पी को भी विभाजित करेगा। चलिएगा लिख लेते हैं। अब जो 5 है पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब तो ये होना कि 5 के टेबल में पी आ रहा है और 5 को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे पी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिख देंगे कि 5 को मैंने एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे p मिल रहा है। ओके, अब हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 5 इज इक्वल टू पी स्क्र दैट इज 5a। ओके, सो 5a स्क्र ओवर क्यू स्क्र हो जाएगा। ओके, यहाँ इसको हल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 5 क्यू स्क्र
इज इक्वल टू 25 a स्क्वेयर। ओके, अब हल कर लेते हैं ए स्क्वेयर के लिए। ए स्क्वेयर के लिए अगर इसको हल करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 5q² ओवर 25। ओके, हल कर लेते हैं, कैंसिल किया तो मुझे मिला q²। 5 25 को कैंसिल करेगा, दैट इज 5। ओके, सो फिर से वही सीन यहाँ पर बन रहा है कि 5 मेरा q² को विभाजित कर रहा है, तो 5 मेरा q को भी विभाजित करेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कि क्या यहाँ पर हमने लिख दिया कि 5q² को विभाजित करता है। देखिएगा, हमें पता चला कि 5 मेरा जो है क्या कर रहा था, 5 मेरा p को विभाजित कर रहा था जिसको मैंने a का नाम दे दिया, और 5 मेरा q को विभाजित कर रहा है जिसको मैंने b का नाम दे दिया। ओके, a और b से हमें क्या मिलेगा, a एंड b से मुझे क्या मिला है, और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 5 मेरा p को विभाजित कर रहा है, 5 मेरा q को विभाजित कर रहा है। इट मीन्स कि 5 मेरा p और q दोनों को विभाजित करेगा। ओके, 5 p और q दोनों को विभाजित करता है। ओके, सो यहाँ पर अगर पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इनका कॉमन फैक्टर बन रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज 5। ओके, सो हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लेकर चले तो पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा था, हम लेकर चले थे कि पी और क्यू का एचसीएफ तो 1 है, और हमें परिणाम जो मिला वो क्या मिला है, वो मिला है कि पी और क्या होगा, इससे 5 है। ओके, ये तो कॉन्ट्रडिक्स हो गया, है ना। अब कॉन्ट्रडिक्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या ले लिया था, क्योंकि हमने √5 को एक प्रिमेय संख्या मान लिया था। ओके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह हमारे, ओके, ये हमारे पॉइंट नंबर जो 3 है उसका विरोध है, उसका कॉन्ट्रडिक्स है। तो अतः हम कह सकते हैं कि √5 को एक प्रिमेय संख्या मानना गलत है, अतः √5 एक अप्रिमेय संख्या। ओके, तो फाइनली हम कहेंगे कि √5 एक संख्या है। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन तथा तर्क पर आधारित प्रश्न 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी होती है और उसका रीजन आपको दिया होता है, और आपको पता करना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि जो एलसीएम क्या दे रखा है, 182 दिया हुआ है। ओके, और पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, दैट इज 26 × 91 है। तो क्या एचसीएफ 13 होगा। ओके, ये आपने बताना है। सो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है कि एलसीएम गुणा में पूर्णांक का गुणनफल, दैट इज एचसीएफ। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है कि अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन जी क्या है, दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, सी बनेगा, अभिकथन सत्य है। देखिएगा आप यहाँ पर अगर इनका एलसीएम निकालें, ओके, गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज व्हाट, हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, 13 एचसीएफ है, कैंसिल किया 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 182। इसलिए हमारा जो अभिकथन है दैट इज ट्रू, वो सत्य है। ओके, लेकिन जो कारण है, कारण का जो फार्मूला है आप देखिएगा, फार्मूला इज रॉन्ग। ओके, फार्मूला क्या आपका रॉन्ग है, क्योंकि फार्मूला हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है a × b जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है। ओके, सो यहाँ पर कारण मेरा गलत बन रहा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सभी कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5 एक प्रीमेय संख्या है और कारण कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल
एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर 2023 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी है दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? सी रहेगा, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ओके, क्यों गलत है भाई? सभी पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? देखिए आपके पास 9 है, 9 अपने आप में क्या है? पूर्णांक है। इसका अगर हम वर्गमूल लें तो मुझे 3 मिल रहा है। तो 3 क्या मिल रहा है? 3 तो मेरा अपने आप में एक परिमेय संख्या मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जबकि कारण क्या कह रहा है कि सभी सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपने आप में फाल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। इसलिए हमने ऑप्शन सी यहाँ पर चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभिकथन क्या कह रहा है कि 4050 को 2 into 3 power 4 into 5 की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कारण क्या कह रहा है? कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर गणित के आधार में जो है उसको यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। और ऑप्शन ए आपके पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ओके, यहाँ पर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अगर आप इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4050 मिलेगा। और जो कारण है बिल्कुल सही है और ये जो कारण है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो हम यहाँ पर जाना चाहेंगे ऑप्शन ए के साथ कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर हम शामिल करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10वीं कक्षा के छात्रों के पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए स्कूल आपको और आपके 2 दोस्तों को कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए नामांकित करता है। कक्षा 10th के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट। ओके, सो आपने क्या करना होता है, इसको ध्यान से पढ़कर पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट है कि कक्षा पुस्तकालय के लिए आप न्यूनतम कितनी पुस्तकें प्राप्त करें ताकि उन्हें सेक्शन ए जिसके अंदर 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी जिसके अंदर 36 स्टूडेंट है छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। ओके, ऑप्शन ए आपके पास है 144, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी है 288, ऑप्शन डी है 272। ओके, तो सो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? दैट इज 288। ये कैसे हुआ? देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिखा जा सकता है दैट इज 2 पावर 1 2 3 4 5। ओके, 2 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है। और बात की जाए 36 की, उसको क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 2 की घात 2 इंटू में 3 की घात 2। ओके, सो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 32 से भी डिवाइड हो जाए, 36 भी डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर मेरा क्या होगा? वो नंबर मेरा इनका एलसीएम होगा। ओके, सो एलसीएम मेरा क्या बन जाएगा? आपको पता है वो क्या बनेगा? 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2। इसको हल करेंगे तो मुझे 288 मिल जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है तो एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास 2 है, ऑप्शन बी जो है 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी जो है 8 है। ओके, सो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर 4 होगा। वो एचसीएफ से आपसे पूछा जा रहा है 32 को हमने अभी लिखा, वो क्या लिखा? 2 ओके इंटू में 30 हो गया। ओके, 32 को हम लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 के रूप में। ओके, और बात की जाए 36 की तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ओके, सो 36 को लिखा जा सकता है, वो क्या लिखा जा सकता है? 2 की घात 2 इंटू में 3 की घात 2। ओके, सो एचसीएफ यहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, एचसीएफ आपका क्या बन जाएगा? दैट इज 2 पावर 2 दैट इज 4। ओके, सो वी विल गो विद ऑप्शन बी दैट इज 4। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 36 को इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 36 को हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऑप्शन बी है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। ऑप्शन सी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ऑप्शन डी है 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जाना जाएंगे राइट आंसर के साथ, दैट इज ए। ओके, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, दैट इज 4 इंटू में 9 एंड दैट इज 36। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू, यहाँ पर ये प्लस आना चाहिए। 15 क्या है ये अपने आप में? ऑप्शन ए है अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी है भाज्य संख्या, ऑप्शन सी है ना भाज्य ना अभाज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसको हल कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? भाज्य संख्या। वो कैसे देखिएगा? 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? अगर हम यहाँ पर देख पाए कि 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी, अगर 15 को यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए, ओके, 15 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और 15 कॉमन ले लिया प्लस के 1। ओके, सो इस संख्या को हम इस संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं। दैट इज व्हाट 15 इंटू में इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा और इनको गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा? 1001 प्लस में 1, दैट इज व्हाट, दैट इज 15 इंटू में 1002। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या के फैक्टर यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, और जो फैक्टर बन रहे हैं वो 15 से डिवाइड हो रहा है, 1002 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये अपने आप में क्या है? अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। चलिए, तो आइए हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है ये। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने क्लास को देखा और अपने आंसरों को यहाँ पर लॉक किया। थैंक यू वेरी मच।